एक ऐसा हेड कोच जो कि बदल सकता है इंडियन फुटबॉल टीम के फॉर्च्यून को, जो कि हमें लेके जा सकता है राउंड ऑफ 16 ऑफ एएफसी एशियन कप 2027 और साथ में ही फीफा वर्ल्ड कप 2030 के क्वालिफिकेशंस के यहाँ पे थर्ड राउंड में और रच सकता है इंडियन फुटबॉल टीम के लिए एक इतिहास। लेकिन अब उसके लिए क्या क्वालिटीज़ चाहिए वो हम इस वीडियो में बात करेंगे और साथ में मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि कौन से ऐसी 3 4 5 नाम हैं जो कि बेस्ट सूटेड है इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम के हेड कोच पोजीशन के लिए, और क्या ऐसी गलतियां हैं जो कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को यहाँ पे दोबारा नहीं दोहरानी है जो उन्होंने 2019 में इगोर शिमेश को चुन के की थी। तो दोस्तों सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं रियलिस्टिक गोल्स की जो कि हमें अप्रोच करनी चाहिए आने वाले 2 से 3 सालों में फॉर द इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम। कोई भी यहाँ पे फैंटेसी वाली बातें नहीं होंगी, बिल्कुल रियलिस्टिक बातें मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। और सबसे पहला जो हमारा गोल होना चाहिए जो सबसे सामने हमारे वो है 2027 एएफसी एशियन कप जो कि सऊदी अरेबिया में होगा, वहाँ पे क्वालिफाई करना, क्योंकि हम यहाँ पे थर्ड आए अपने ग्रुप में इन द सेकेंड राउंड ऑफ फीफा वर्ल्ड क्वालिफिकेशन फॉर द 2026। इसलिए इस बार भी हमें यहाँ पे खेलना पड़ेगा एएफसी 2027 एशियन कप क्वालिफिकेशंस में। तो वहाँ पे सबसे पहले हमें यहाँ पे पक्का करना पड़ेगा कि हम क्वालिफाई कर जाएं एएफसी 2027 एशियन कप में। और उसके बाद जो हमारा यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे गोल होगा वो होगा नॉकआउट स्टेजेस के लिए क्वालिफाई करना फॉर द एएफसी एशियन कप 2027। दोस्तों ये एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। आप सोच रहे होंगे कि हमें बातें करनी चाहिए 2030 फीफा वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करने की, लेकिन दोस्तों मैं कहूँगा कि आप गलत बोल रहे हो, क्योंकि अगर आप यहाँ पे राउंड ऑफ 16 में क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हो एएफसी एशियन कप के, मतलब ये है कि आप टॉप 16 टीम्स में नहीं आ रहे हो एशिया की। और अगर आप टॉप 16 टीम्स में नहीं आ रहे हो एशिया की, तो आप कहाँ से आ सकते हो टॉप 8 टीम्स में एशिया की जो कि क्वालिफाई करी होगी फीफा वर्ल्ड कप के लिए। तो सबसे पहले तो हमें नॉकआउट स्टेजेस में क्वालिफाई करना पड़ेगा फ्रीक्वेंटली एशियन कप में। और दोस्तों ये बात सुनील छेत्री ने भी बहुत दिनों पहले बोली थी और मैं भी बहुत दिनों से अपने वीडियोस में बोल रहा हूँ कि सबसे पहले तो हमें क्वालिफाई करना पड़ेगा, लगातार नहीं तो फ्रिक्वेंटली कम से कम यहाँ पे एएफसी एशियन कप के यहाँ पे नॉकआउट स्टेजेस में। उसके बाद जो हमारा जो रियलिस्टिक गोल होगा वो होगा 2030 फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशंस, जो कि दोस्तों स्टार्ट होंगे 2027 एएफसी एशियन कप के आसपास ही। वहाँ पे हमें क्वालिफाई करने की कोशिश करनी पड़ेगी थर्ड राउंड ऑफ फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशंस, जो कि इस बार हम क्लोजली मिस कर गए। और शायद अगर हम सही समय पे सही डिसीजंस लिए होते और जिस तरीके का हमें ग्रुप मिला था, हम यहाँ पे इतिहास रच सकते थे इस बार पहली बार फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशंस के थर्ड राउंड में क्वालिफाई करके। तो ये हो गए दोस्तों हमारे गोल्स जो कि हमें यहाँ पे फुलफिल करने हैं। और उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं क्वालिटीज़ की जो कि हमें एक हेड कोच में चाहिए। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट, कोई एक ऐसा बंदा जो कि इंडियन फुटबॉल को समझता हो, इंडियन फुटबॉल सर्किट को समझता हो, इंडियन फुटबॉल का जो भी यहाँ पे टीयर्स है, जो भी स्ट्रक्चर है उसको प्रॉपर्ली समझता हो। एक ऐसा बंदा हमें चाहिए, एक ऐसा बंदा चाहिए जो कि इंडियन फुटबॉल प्लेयर्स को समझता हो। और वो बंदा हमें मिलेगा आईएसएल से, इंडियन सुपर लीग के किसी हेड कोच से, या कोई ऐसा बंदा जो कि बहुत ही पैशनेट है, अभी तक इंडियन फुटबॉल के लिए काम नहीं किया है लेकिन बहुत ही ज़्यादा पैशनेट है अपने जॉब को, जो कि समझना चाहता है इन चीज़ों को, वैसा बंदा भी चलेगा। लेकिन दोस्तों मेरे हिसाब से कोई ऐसा बंदा चाहिए जो कि यहाँ पे लगातार काम कर रहा हो इंडियन फुटबॉल टीम के साथ या इंडियन फुटबॉल प्लेयर्स के साथ, इंडियन फुटबॉल स्ट्रक्चर में, जिसको समझ हो कि हाँ हमारे प्लेयर्स की वीकनेसेस क्या हैं, यहाँ पे हमारी मजबूती क्या है और किस तरीके से बेस्ट पॉसिबल आउटकम निकल सकता है, जो कि अभी करेंटली सिचुएशन है। अगर दोस्तों हम बात करेंगे कि भैया हमें ये ठीक करके दे दो, वो ठीक करके दे दो, उसके बाद हम रिजल्ट लेके आएंगे, तो वो एक बहुत ही लंबा प्रोसेस होगा और वो बहुत ही लंबा गोल है। शायद 2048 अगर हम बात करें जो कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने सेट किया है, उसके लिए वो चीज़ें जचती हैं। लेकिन अगर हम बात करें 2027 एएफसी एशियन कप की, 2030 फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशंस की, तो अभी जो बेस्ट पॉसिबल चीज़ें हैं वो कोई बंदा अगर निकाल के दे सकता है तो वही बंदा अभी हमें चाहिए इंडियन फुटबॉल के लिए। और वो बंदा दोस्तों आप समझ रहे हो कि कहाँ से मैं इशारा कर रहा हूँ कि कहाँ से आ सकता है। दूसरी क्वालिटी और एक बहुत ही अंडररेटेड क्वालिटी जो बाकी लोग बात नहीं करेंगे, वो ये है कि एक ऐसा बंदा चाहिए जो कि इग्निशन पैदा कर सके इंडियन फुटबॉल प्लेयर्स के अंदर। दोस्तों जो सबसे बड़ी कमी मुझे इंडियन फुटबॉल टीम जब पिच पे उतरती है और खेलती है तो वो देखने को मिलता है, वो ये है इंडियन फुटबॉल प्लेयर्स के अंदर की इग्निशन। आप सबको ब्लेम करते हैं, आप ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को ब्लेम करते हैं, आप पास्ट की गलतियों को ब्लेम करते हैं, आप इगोर शिमेश को ब्लेम करते हैं, जो भी नया कोच आएगा आप उसे ब्लेम करते हैं, आईएसएल को ब्लेम करते हैं, रिलायंस
को ब्लेम करते हैं, अंबानीज को ब्लेम करते हैं, जिसको भी आप ब्लेम करते हैं, लेकिन इंडियन फुटबॉल प्लेयर्स को ब्लेम नहीं किया जाता है। लेकिन दोस्तों अगर मैं सबसे बड़ी गलती बोलूँ तो इंडियन फुटबॉल प्लेयर्स की ही है। अगर वो आईएसएल में खेलते हैं, इंडियन सुपर लीग में अगर आप खेलते हैं, वहाँ पे खेलते हुए आप उन्हें देखेंगे, और जब वो इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम के लिए खेलते हैं, वहाँ पे खेलते हैं, तो जो उनके पैशन में जो डिफरेंस होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। सारे प्लेयर्स की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आप 3 से 4 प्लेयर को साइड कर दो तो बाकी जितने भी प्लेयर्स हैं उनका बहुत ही टेम्परामेंट अलग होता है जब वो इंडियन फुटबॉल टीम के लिए रहे होते हैं। तो ये बहुत ही बड़ी है, एक कमी है मेरे हिसाब से इंडियन फुटबॉल टीम के प्लेयर्स के अंदर। अगर आप दोस्तों अगर आप देश के लिए खेल रहे हैं, देश के लिए कुछ भी कर रहे हैं, तो आपको लास्ट मिनट, लास्ट सेकंड तक यहाँ पे फाइट करना पड़ेगा। कितने भी आप खराब कंडीशन में हो, आपको फाइट करना पड़ेगा कि आप यहाँ पे मैच निकाल के ले आओ या कुछ भी एक बेस्ट रिजल्ट लेके आओ। लेकिन वो चीज़ इंडियन फुटबॉल प्लेयर्स के अंदर नहीं दिखती। अगर आप क्रिकेट वर्ल्ड कप देख रहे थे, हम मैचेस हार चुके थे, बहुत सारे ऐसे मैचेस थे पाकिस्तान के अगेंस्ट, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, जहाँ पे हम मैचेस हार चुके थे लगभग, लेकिन फिर भी बिल्कुल हार के जीत मुंह से यहाँ पे खाया जाता है ना, जहाँ पे आप जीत निकाल के ले आते हो, वो इंडियन प्लेयर्स ने किया। वो उसके पीछे रीज़न ये था कि उनके अंदर पैशन था, उनके अंदर इग्निशन था, और वही चीज़ हमें यहाँ पे इंडियन फुटबॉल टीम के अंदर भी चाहिए, इंडियन फुटबॉल प्लेयर्स के अंदर भी चाहिए। और जो तीसरी क्वालिटी दोस्तों वो ये है कि किसी भी प्लेयर को यहाँ पे लेवरेज नहीं देना है। मैं किसी भी प्लेयर को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ तो इगोर स्टिमेश, मनवीर सिंह और रहीम अली को बहुत ही ज़्यादा ओवर लेवरेज कर रहे थे। दोनों में से किसी ने भी यहाँ पे अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। अगर मैं बात करूँ टेन्योर की, इगोर स्टिमेश की, तो लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी उन्हें लगातार चांसेस दिए गए। बाकी प्लेयर्स भी थे जो कि उनके जगह पे खेल सकते थे। एट नंबर 9 सुनील छेत्री के बाहर जाने के बाद, या सुनील छेत्री की जगह पे यहाँ पे विक्रम प्रताप सिंह थे, आपके पास गुरकीरत सिंह थे, आप यंगस्टर्स को चांस दे सकते थे, लेकिन आपने ये काम नहीं किया। आपने 2 प्लेयर्स को पकड़ा, आपको उन्हीं को चांसेस देने थे, और वो दोनों ऐसे प्लेयर्स जो भले यहाँ पे कदकाठी में लंबे हों, भले यहाँ पे बाकी बॉल के साथ जैसे भी हों, लेकिन जब फाइनल थर्ड की बात आती है तो दोनों प्लेयर्स यहाँ पे हम्बल फंबल करते हैं, और फिनिशिंग दोनों का बहुत ही खराब है, जो कि इंटरनेशनल लेवल पे अच्छा नहीं माना जाता है। उन्हें आप लगातार चांसेस दे रहे थे। उन प्लेयर्स को अगर आपको खिलाना ही है तो आप उनको ऐसी कंपटीशन में डालो कि उनके ऊपर प्रेशर आए कि वो अच्छा परफॉर्मेंस करे, अपने आप को इंप्रूव करे, फिर आप उनको यहाँ पे नेशनल टीम के लिए खिलाओ। ये नहीं कि आप लगातार आप चांसेस दिए जा रहे हो ये बोल के कि दोनों में टैलेंट है, दोनों में हर एक चीज़ है जो कि एक स्ट्राइकर को चाहिए होता है, और प्रदर्शन नहीं आ रहा, गोल्स नहीं आ रहे, तो फिर क्या मतलब बनता है चीज़ों को। वहीं पे आप लालिंजवाला छांगटे को देखोगे, विक्रम प्रताप सिंह को देखोगे, गुरकीरत सिंह को देखोगे, तो ये सब ऐसे प्लेयर्स हैं कि भले यहाँ पे इनके टेक्निक्स ना सही हो, लेकिन इनकी फिनिशिंग, इनकी पैशन, इनकी इग्निशन फील्ड पे दिखती है और वो स्कोर करते हैं। वो चाहे इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम के लिए खेल रहे हो, इंडिया अंडर 20 के लिए खेल रहे हो, इंडिया अंडर 17 के लिए खेल रहे हो, या मुंबई सिटी एफसी के लिए खेल रहे हो, या किसी भी इंडियन क्लब के लिए खेल रहे हो, उनका प्रदर्शन पिच पे दिखता है। तो उन प्लेयर्स को यहाँ पे लगातार चांसेस देने की ज़रूरत है। कोई ऐसा कोच आए जो इस बात को समझे और इस चीज़ को लेवरेज करे, ना कि एक स्पेसिफिक प्लेयर या स्पेसिफिक नाम को लेवरेज करे। दोस्तों अब आ चुका है लास्ट पार्ट ऑफ वीडियो, और हम बात करेंगे टॉप 3 नाम्स मेरे हिसाब से जो कि सूटेड होंगे इस पोजीशन के लिए। ज़्यादा हम यहाँ पे बखेरा क्रिएट नहीं करेंगे, बस 3 नाम मैं बताऊंगा, बाकी अगर आपको कोई अच्छा लगता है तो वो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। पहला नाम है वो है एफसी गोवा के कोच और प्रीवियसली हैदराबाद एफसी के हेड कोच मैनोलो मार्केज। एक ऐसे हेड कोच जिन्होंने 2 से 4 प्लेयर्स सीधे इंडियन फुटबॉल टीम में भेजे हैं अपने क्लब से। और मैं बात करूँ आकाश मिश्रा की, मोहम्मद यासिर की, चिंगलेनना सिंह की, उसके बाद फिर आशीष राय की, बाकी भी कुछ और प्लेयर्स जो कि उन्होंने लगातार एक ऐसी टीम से बनाए जहाँ पे फॉरेनर्स काफ़ी कम थे। हमेशा यहाँ पे इंडियन प्लेयर्स को उन्होंने प्रिविलेजेस दी और उनको एक वर्क हॉर्स बनाया। अगर हम बात करें आकाश मिश्रा की, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स मैं कहूँगा इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम में यंगस्टर्स में अगर कोई है तो वो है आकाश मिश्रा। अगर मैं बात करूँ मिडफील्ड में, मोहम्मद यासिर वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर्स अगर मैं बात करूँ इंडियन फुटबॉल टीम की, तो ऐसी चीज़ उन्होंने दी हैं और इंडियन प्लेयर्स को समझते हैं। लगातार अभी एफसी गोवा में भी गए हैं तो वहाँ पे भी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छे सूटेड हैं फॉर द रोल ऑफ द हेड कोच। और दूसरे हेड कोच की बात करें दोस्तों तो बहुत दिनों से बने हुए हैं वो इंडियन फुटबॉल सर्किट के साथ, बहुत ही अटैकिंग कोच, बहुत ही डायनामिक कोच, मोहन बगान के साथ जुड़े हुए हैं बहुत दिनों से। उनका नाम है दोस्तों एंटोनियो हब्बास। ये भी एक बहुत ही अच्छा सूटेड कोच मेरे हिसाब से है, लगभग बहुत दिनों से यहाँ पे इंडियन फुटबॉल सर्किट के साथ जुड़े हुए हैं और एक ऐसे कोच हैं जो कि जीत के भूखे हैं। इनके लिए विन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कैसे भी ये जीत को पाना चाहते हैं। आईएसएल शील्ड जीत चुके हैं, आईएसएल जीत चुके हैं, बहुत बार यहाँ पे एएफसी चैंपियंस
लीग में भी इस बार जा रहे हैं, साथ में एएफसी कप में भी यहाँ पर प्रतिनिधित्व कर चुके हैं मोहन बगान का, एटीके का। तो ऐसे कोच जो कि जीत के भूखे हैं और इंडियन प्लेयर्स को समझते हैं, ये भी एक बहुत ही अच्छा नाम हो सकते हैं फॉर दी इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम हेड कोच। दोस्तों तीसरा नाम है वो तो आउट ऑफ द बॉक्स निकल के आता है, ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस निकल के आता है और कुछ पैरामीटर्स जो मैंने सेट किए हैं उसको हटा के आता है। वो नाम है यहाँ पे पाक का। वो वियतनाम के प्रीवियसली हेड कोच रहे हैं। वियतनाम नेशनल फुटबॉल टीम की दशो दिशा इन्होंने चेंज कर दी, बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करके दिखाया वियतनाम ने इनके अंदर। जब फीफा वर्ल्ड कप 2022 के क्वालिफायर्स खेल जा रहे थे तो वहाँ पे वियतनाम को वो थर्ड राउंड में लेके गए थे। साथ में ही जो यहाँ पे एशियन कप हुआ वहाँ पे भी नॉकआउट स्टेजेस में लेके गए, नॉकआउट स्टेजेस में भी अच्छा प्रदर्शन किया वियतनाम ने उनके अंदर। तो वो भी एक बहुत ही अच्छा नाम हो सकते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स नाम है। और आपको इंडियन सर्किट से जो नहीं जुड़े, मैं बाहर से अगर आपको कोच चाहिए, एक हाई प्रोफाइल कोच चाहिए, तो मेरे हिसाब से एक सूटेड नाम है। एशियन फुटबॉल को समझते हैं, एक बहुत ही बड़ी खासियत है इनकी, तो मेरे हिसाब से ये भी एक सूटेड नाम हो सकते हैं। लेकिन अगर आप मेरे से मेरा फेवरेट पूछोगे तो मेरे हिसाब से मैनुएल मार्केज हो सकते हैं या एंटोनियो हबास हो सकते हैं। आपके हिसाब से कौन है वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और वीडियो कैसी लगी दोस्तों वो ज़रूर बताना कमेंट करके, और वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बने रहो स्पोक कॉम्बैट के साथ।